उलझे हुए दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, उलझे हुए दामन को छुड़ाते नहीं झटका देकर, दफअतन तर्क ताल्लुक में रुसवाई का डर है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि जो बलात्कारी या दुष्कर्मी लोग थे बिल्किस बानो पर, उनकी अपील को दोबारा सुना जाए। अचानक झटका नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा ना धीरे धीरे। अभी अडानी के बारे में जब फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत से लोग निराश भी हुए थे। तो इस वजह से मैं समझता हूं शायद धीरे धीरे कोई फैसला पक्ष में आ जाता है, कोई विपक्ष में आ जाता है। ये तमाम बातें हैं, ये मैं आपके सामने रखने आया हूं दोस्तों। मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। और वो दुष्कर्मी जब आए थे जेल से छूटकर, गुजरात में 14 लोगों को जान से मार दिया था, 3 साल की बच्ची को दीवार में पटक कर मार दिया था। बड़ी विभत्स घटना है। आप इस चीज़ को इसलिए दरकिनार नहीं कर सकते कि वो किसी और समाज से था। आपको समझना चाहिए कि इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग थे या नहीं। फिर उनका इस्तकबाल किया गया साहब, मालाएं पहनाई गई। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोला संस्कारी ब्राह्मण हैं, यानी कि ब्राह्मणों को ये अधिकार है क्या कि वो दुष्कर्म करें एक हामिला औरत के साथ, गर्भवती महिला के साथ। और विडंबना ये देखिए कि वो महिला भटक रही है। चलिए खैर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दफअतन तर्क ताल्लुक में रुसवाई का डर है तो एक फैसला आया है। NBT ने छापा कि बिल्किस बानो की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, सभी 11 दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त। ठीक, गुजरात सरकार ने और वहाँ की कोर्ट ने बता दिया था कि भाई इनकी सज़ा पूरी हो गई और अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से जेल में जो इन्होंने ठीक काम किया उसकी से छोड़ा जा रहा है। लिखता है अखबार कि गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त कर दिया। इस मामले में कई विपक्षी नेताओं ने याचिका दायर की है। अखबार लिखता है आगे दर्शकों कि बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषी की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषियों की रिहाई के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। बड़ी मेहरबानी है साहब। इस मामले में न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ ने फैसला सुनाया। अदालत ने अक्टूबर 2023 में 15 अगस्त 2022 को राज्य की छूट नीति के तहत 11 दोषियों को निहित रिहा करने की गुजरात सरकार की कार्रवाई की वैधता पर सवाल पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज आया है। अखबार लिखता है कि बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ लब्बो लुआब पर ही रहना है। विपक्ष के नेताओं ने दायर की थी याचिका, वो बस सुना देता हूँ आपको कि गुजरात सरकार और दोषियों ने सज़ा में छूट के आदेश के खिलाफ CPIM नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन आसमा शफीक शेख द्वारा जनहित याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जब पीड़ित ने स्वयं अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है तो दूसरे को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोषियों ने भी अपनी अपनी दलील दी है, अपने उस दुष्कर्म को सही साबित करने की बात की है, लेकिन जजों ने कहा नहीं साहब सुनवाई योग्य तो है तो बात करेंगे। अब वो जो चले गए थे और शायद गुजरात चुनाव में कन्वेंसिंग भी करने लगे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान भी गाने लगे होंगे। ईमानदारी से बताइए दोस्तों, अगर किसी देश में, नाम नहीं लूँगा मैं, ये वाला फैसला है कि कोई दुष्कर्म करता है उसकी गर्दन काट दी जाए तो गलत है। क्योंकि दुष्कर्म क्या चीज़ है अंदाज़ा कर सकते हैं। एक तो दुष्कर्म इस प्रकार का है कि एक महिला के पीछे जानवर चिपक गए, ठीक। एक दुष्कर्म ये भी है, टीवी पर वीडियो भी आए कि पेट फाड़ करके बच्चा निकाल देना और एक विशेष समुदाय की महिला के साथ, गर्भवती महिला के साथ इसलिए दुष्कर्म करना कि ये शी कंसर्न फ्रॉम द पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड वी हैव राइट्स टू एक्सप्लॉइट हर रेपुटेशन फिजिकली ऑल्सो, हम कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं
जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कहीं से जायज़ ठहराती हैं। और ऊपर से फिर जब बाहर वो आए तो उनको संस्कारी ब्राह्मण बताया। एक बात मैं और बताता हूँ, आप कभी कभी कागजी कार्रवाई भी लंबी हो जाती है, आपने देखा होगा। ये 11 दुष्कर्मी जब छूटे, दुष्कर्मी में इसलिए कह रहा हूँ ये साबित थे, आरोपी नहीं थे, ये दोषी थे, उसी की सज़ा भुगत रहे थे। इनकी जब ये कार्रवाई हुई तो उसमें दिल्ली के गृह मंत्रालय से कुछ आवागमन होना था कागज़ों का। जान सकते हैं कितनी तेज़ी से हुआ था वो। आज अपील मांगी थी, आज रिक्वेस्ट की थी, 10-5 दिन में ही गृह मंत्रालय ने फ़ौरन। इतनी तेज़ी से कोई काम नहीं होता, डाकिया भी इतना तेज़ नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक मैसेज देना था सरकार को कि देखिए गुजरात नीति के अनुसार हमने उनको छोड़ दिया है, दुष्कर्म किया था, संस्कारी ब्राह्मण हैं। मुझे सरकार से कोई गिला नहीं है, क्योंकि जो सरकार गुजरात के नरसंहार के बाद पूरी दुनिया में वजूद पा गई हो पार्टी के एतबार से, उसमें सोचना ये पड़ता है कि ये सीमा पर लड़ाई करके तो आए नहीं थे, पाकिस्तान को धराशायी तो करके आए नहीं थे। गुजरात में नरसंहार करके वो किसी वजह से भी हुआ, उसके बाद हीरो बने, और हीरो बनने के बाद पूरे देश के पटल पर छा गए। तो ऐसा तो था नहीं कि साहब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है और अब लोगों ने तारीफ़ें की हैं और पोस्टर लगा दिए हैं। बेसिकली उस परफॉर्मेंस को जो नरसंहार के रूप में हुई थी, आप में से कुछ लोगों ने पसंद किया था क्या? अगर आप उसे पसंद ना करते तो क्या ये वर्ल्ड वाइड हीरो बनते? इसका मतलब ये है कि कमी नेताओं में नहीं है, कमी दरअसल आप में और मुझ में है। तुमने और मैंने पसंद किया जब भी तो दुष्कर्मी आए साहब, तुमने अगर मैंने पसंद किया जब भी तो डाकू डकैत आए साहब, तुमने और मैंने पसंद किया जब भी तो चोर उचक्के नेता बन गए, तुमने और मैंने, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से खबर पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ आने वाला नरसंहार के एतबार से, झगड़े के एतबार से, दो वर्गों को बांटने के एतबार से तो खाली वो नेता नहीं आया है, उसने दरअसल देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी जन्म दे दिया है जो इसके इस नरसंहार के, झगड़े के, दो वर्गों के विभाजन को समर्थन करता है। आप समझते हैं कि नेतन्याहू जो इस्राएल का प्रधानमंत्री है, क्या ज्यूज़ ने वहाँ पर बदमाशी कर रखी है? नहीं। ज्यूज़ जो हैं, यहूदी जो हैं, वो तो नेतन्याहू के घर के सामने अपना समर्थन नहीं दे रहे बल्कि उसके खिलाफ हैं। उनमें से एक जमात है ज़ायनिस्ट की, जो महिलाओं को और बच्चों को मार रहा है। उसने ही पूरे के पूरे इसराइल को और उस पूरे रीजन को तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इंसाफ पसंद लोगों की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन इन लोगों को जो लेकर आया चुन करके, उन लोगों की तादाद अगर ज़्यादा हो रही है तो ये मेरे लिए और आपके लिए एक वाकई विचार विमर्श का सवाल होना चाहिए कि क्या नफरती लोग बढ़ रहे हैं? बिल्किस बानो के दुष्कर्म को क्या सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? इतना ज़्यादा तकलीफ और धड़कन नहीं बढ़ी जितनी कि दिल्ली के अंदर निर्भया कांड के अंदर बढ़ी थी। तो ये कौन सा वर्ग तैयार हो गया है जो निर्भया पर या दिल्ली में और वहाँ पर हाथरस में जो हुआ है उसको तो बहुत बड़ा जुल्म सितम मानता है, लेकिन बिल्किस बानो पर सिर्फ इसलिए चुप हो जाता है या ज़्यादा विरोध नहीं करता है कि दुष्कर्मी जो हैं वो किसी दूसरे वर्ग के हैं। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। ये ऐसा वर्ग अगर तैयार हो गया है तो हमारे संविधान, लोकतंत्र के लिए कितना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये यदाकदा बातें आती हैं तो कभी कभी एक झोंका भी आता है। हालांकि कभी कभी मैंने आपसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी उम्मीदें भी मजरू होती हैं, ज़ख्मी होती हैं। एक शेर याद आता है मुझे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ चारा नहीं होता कि तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। और एक शेर और आ जाता है मुझे ध्यान के, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार उम्मीदें तो हो जाती हैं ना, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। तो बीच बीच में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की बातें आ जाती हैं तो इंसाफ की वो जो उम्मीद है वो बची रह जाती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।